हाँ जी, सभी बढ़िया होंगे। तो देखो आज है ना, हम चर्चा करेंगे फ़ॉर्म भरने पे। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म जो आपका ऑनलाइन भरा जाता है, वो कैसे भरा जाता है। तो जो अभी रनिंग में अपनी भर्तियाँ चल रही है, कितनी चल रही है? एक तो चल रही है चालक की, वाहन चालक, और एक चल रहा है ड्राइवर। ड्राइवर तो हो गया सॉरी, परिचालक, कंडक्टर जिसे बोल देते हैं। एक कंडक्टर की भर्ती चल रही है और एक चालक की, ड्राइवर की भर्ती चल रही है, और एक और चल रही है सबसे बड़ी भर्ती, 4th ग्रेड। तो इनमें से तीनों में कोई भी फॉर्म हो या आपकी कोई भी भर्ती हो आरएसएसबी बोर्ड की, आरएसएसबी और आरपीएससी दोनों की हो, चाहे राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में यही बोर्ड निकालते हैं। राजस्थान की कोई भी भर्ती है उसमें ऐसे इस तरीके से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी फॉर्म जिसे आप बोलते हैं वैसे ही भरा जाता है ऑनलाइन, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप किसी भी भर्ती के लिए वीडियो देख रहे हैं, आप सही वीडियो पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थंबनेल पे चाहे आपने कुछ भी देखा होगा, चाहे आपने चालक देखा हो, कंडक्टर देखा हो, 4th ग्रेड देखा हो, सारा एक ही चीज़ है। फॉर्म एक तरीके से ही भरा जाता है। ठीक है। तो 4th ग्रेड के लिए एक अलग से वीडियो और आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है वो, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना तो बनता है, पर उनका अभी स्टार्ट होने नहीं हुआ है। अभी सिर्फ कंडक्टर का स्टार्ट हुआ है। तो फिलहाल ये वीडियो आप कंडक्टर के लिए देख सकते हैं। उसके बाद आप चालक के लिए देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4th ग्रेड वाले हैं वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। देखो, ये जो है, आप जब एसएसओ खोलते हो ना, बता देता हूँ आपको। अरे यार, जब एसएसओ खोलते हो ना, तब आपके पास क्या सीन होता है ये चीज़ बताऊंगा। तो भाई आप जैसे ही रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलता है। ठीक है। उसमें ये जो कैंडिडेट है मेरे पास, ये इनका पहले जीएनएम में था ये, और शायद जूनियर अकाउंटेंट में थे, एक भर्ती में था इनका, उस टाइम मैंने ये लिए थे। बाकी इनको छोड़ो आप, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जब ये पोर्टल खुलता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फॉर्म कहाँ से भरना है। वो चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखो, पहली बात तो ये डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म होता है ना, ये रहा नाम, इस पर आपको क्लिक करना है। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, बाद में ये 40 मिनट की वीडियो आसपास रहेगी। ठीक है, 30 से 40 मिनट या 40 से 45 मिनट भी हो सकते हैं। ध्यान रहे, एक तो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे उसका रंगीन स्कैन करना होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये बात मैं भूल जाता हूँ, इसलिए पहले बोल रहा हूँ। रंगीन स्कैन अपलोड होगा। अब अपन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आगे। जैसे ही आप डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने कैसा पोर्टल ओपन होगा? वो ओपन होगा आपके सामने ऐसा। अब आपका यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का बटन होगा, इस पे आप क्लिक करके आपकी भर्ती का नाम लिखा होगा। ठीक है। और इसमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है आपको, और आप सीधा पहुँच जाएंगे फॉर्म पर। और वो फॉर्म इस तरीके से खुलेगा, पर नहीं खुलेगा इस तरीके से। मैं अब आपको एक चीज़ दिखाऊँ कैसे खुलेगा। ऐसे खुलता है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म आएगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये लिखा होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये जो चेक बॉक्स है ना यहाँ पे, इसमें आपको चेक बॉक्स करना है। और ये पीडीएफ जो है, इसको एक बार क्लिक मारना है और ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होते ही आपको छोड़ देना है, वापस बैक आना है। तब आपका पोर्टल खुलेगा ऑटोमेटिक। कौन सा दिखाता हूँ चलो। फिर खुलता है ये पोर्टल आपका। ठीक है। ये रहा पूरा पोर्टल, ऐसे है। बहुत बड़ा फॉर्म है, मैं अब बारीकी से आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है। अब इसमें 7 चरण होते हैं शायद, देखो गिन लेते हैं अपन। एक, ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चरण है। 7 चरण आपको भरने होते हैं, और यही आपका स्क्रूटनी फॉर्म होता है पूरा का पूरा। सातों चरण मिलके स्क्रूटनी फॉर्म बनता है आपका। अटेस्टेशन फॉर्म भी इसमें है। और डॉक्यूमेंट आपके दो जगह डलते हैं, एक तो यहाँ पे और एक क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। ये एक्सपीरियंस है, इसमें तो कुछ नहीं होता वैसे, खाली छोड़ा जाता है ज़्यादातर। सबसे बड़ा एप्लीकेशन चेकलिस्ट वाला ये होता है, और डॉक्यूमेंट वाला होता है। ठीक है। उसके बाद तो नॉर्मल नॉर्मल है। अब आप बोलते हैं अटेस्टेशन मैंने ऑफलाइन भर रखा है, तो वो ऑफलाइन का है और ये ऑनलाइन का है, दोनों भरने पड़ेंगे। ठीक है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ वीडियो को, फोटो को। देखो, वीडियो को स्किप मत करना, आपकी गलती होगी यदि आप इसको छोड़ते हैं कुछ भरे बिना, कुछ आगे नहीं होता है आपका, तो ये आपकी गलती होगी, मेरी नहीं है। वीडियो स्किप मत करना, पूरा ध्यान से देखना। ओके।
देखो यहाँ पे है रोल नंबर। ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये तो ऑटोमेटिक फिल आएंगे, ऑटोमेटिक फिल होगा आपका, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जो यहाँ पे लिखा होगा पद कोड क्रमांक क्या है आपका, तो पद कोड वैसे जनरली खाली छोड़ना होता है आपको, नहीं भरना। अगर आप भरना चाहें तो पद कोड आपका जब वो लिस्ट आती है ना 2 गुना की, तो उसमें लिखा होता है पद कोड वगैरह, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, पर इसको आप खाली छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ये हो गया। अब दूसरी बात पे आते हैं। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में लिखना है, ध्यान रखना है इसमें हिंदी में ही कीबोर्ड चलेगा आपका, ये चीज़ ध्यान रहे। और पिता का नाम हिंदी में रहेगा, आगे है पिता का नाम, ठीक है दिखा देता हूँ, ये रहा पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, आगे ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा, आपका फील है ऑटोमेटिक। फिर आपकी वैवाहिक स्थिति आएगी, आप विवाह के जन्म दिनांक यहाँ पे भर सकते हैं। ओके, तो ये जो पोर्टल इसमें खुला नहीं है ना वैवाहिक स्थिति वाला, मैं दिखा देता हूँ इसमें, ऐसी बात नहीं है। ये जो वैवाहिक स्थिति है, जैसे ये अब मान लीजिए जिसका ये फॉर्म था उस टाइम इन्होंने अनमैरिड फिल किया था, तो ये अविवाहित है, तो इनके लिए बॉक्स बंद है। आपके लिए ये खाली होंगे अगर आपने विवाहित किया है, तब आपको पत्नी का नाम, वैवाहिक स्थिति, विवाह तिथि और विवाह का जो पंजीयन स्थान है वो देना होगा। पंजीयन मतलब मैरिज सर्टिफिकेट की संख्या देनी होगी, मतलब ऐसे संख्या नहीं, मतलब उसका क्रमांक होता है मैरिज सर्टिफिकेट का, वो विवाह स्थान, सॉरी सॉरी सॉरी, विवाह स्थान और पंजीयन अधिकारी आपको देना पड़ता है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं किस पे। ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं? यदि आप टीएसपी एरिया से आते हैं तो आपको हाँ करना है, वरना ये नहीं ऑटोमेटिक फील आता ही है आपका, ठीक है। आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं, परंतु आप मतलब आप टीएसपी से हैं और एनटीएसपी में पद चयन चाहते हैं, तो आपको हाँ करना होगा, वरना आपको नहीं रहने देना है। यदि आप टीएसपी में हैं और आप एनटीएसपी में सिलेक्शन चाहते हो ना, तो आपको यहाँ पे हाँ करना होगा, वरना रहने देना है, ठीक है। आगे आता है संतान का विवरण। अब संतान का विवरण यहाँ पे आपको पता होगा कि 2 ही संतान हम दे सकते हैं, नहीं है तो 0 0 रख दो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, फॉर्म भरते टाइम 0 0 कर दिया था, तो यहाँ पे 0 0 कर देना है, इसलिए इनके बंद है। अगर आपने 1 या 2 भरा होगा या नहीं भी भरा है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं अब, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है आपका भूतपूर्व सैनिक। जैसे ये ऑनलाइन डिटेल भरी जाती है हमारी, और एनसीसी और उत्कृष्ट खिलाड़ी हम नहीं है, तो ये डिटेल्स बंद पड़ी है अभी, आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसे ही इसमें है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब ये जो एड्रेस वगैरह है ना, एड्रेस में मैं एक चीज़ बता दूं, आपसे इतना एड्रेस भरवाएगा ये, आप परेशान हो जाओगे कि सर इतना एड्रेस कौन भरवाता है। हाँ जी, जो आपका अभी तक आपने देखा पहला स्टेप, उसमें नीचे मैंने बताया एड्रेस रह जाता है, तो वो एड्रेस आपको भरना होगा, क्योंकि जो मैं एड्रेस इसमें दिखा सकता हूँ वो दिखा तो सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने जो कल वीडियो डाली थी वो वीडियो डिलीट हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि उसमें एड्रेस जो है वो मैंने दिखा रखा था, उसको ब्लर वगैरह करना होता है, तो वो क्लिप भी मैंने काट दी पूरी की पूरी। अब मैं आपको बताऊंगा, वो जो एड्रेस है वो आप भरते ना उसमें पूरा का पूरा, और वहाँ से आपका पहला स्टेप खत्म हो जाता है एड्रेस भरते ही, ठीक है। उसमें नॉर्मल चीज़ मांगेंगे, मूल निवास और एड्रेस आपसे भरवाया जाएगा, नॉर्मल है वो। आगे अब सेकंड स्टेप पे चलेंगे अपन, तो वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो है वो डिलीट कर देता है यूट्यूब, क्योंकि किसी का एड्रेस हम शो नहीं कर सकते और उसमें एड्रेस भरा हुआ है, इस वजह से। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, चलो। दूसरा स्टेप जैसे ही खुलता है तो मैं बता दूं, ये आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला है, और इसमें जो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो फेच की जाती है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये इसमें दिख नहीं रहा है इस साइड, यहाँ लिखा होगा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और आपकी ग्रेजुएशन अगर आपने फिल जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम फिल किया है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जो आपने फिल कर रखी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे RSC ऐड करना चाहते हैं, कोई वो ग्रेजुएशन ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, फैच करना पड़ेगा। अब ये आपका ऑनलाइन फैच होता है, कैसे होता है ये देखो, ये रहा, जब आप इसको भर दोगे ना तो ये आपका ऑनलाइन फैच करेगा यहाँ से, ठीक है। और रिजल्ट टाइप आपको परसेंटेज रखना है, कुल अंक आपके, अगर आपका CGPA है, जैसे आपने अगर सेंट्रल बोर्ड से कोई कुछ भी किया है 10वीं वगैरह, तो आपका CGPA में मार्क्स मिलेगा, तो आप यहाँ पे CGPA सेलेक्ट करें, वरना आप परसेंटेज सेलेक्ट करें। कुल अंक आपको यहाँ पे 10वीं के देने हैं, यहाँ पे जैसे 12वीं भर रहे हैं तो 12वीं के देने हैं, और यहाँ पे जैसे इन्होंने ग्रेजुएशन के कुल अंक भर रखे हैं वो देने हैं।
प्राप्तांक आपको पता है, जिसने आपने प्राप्त किए हैं उस हिसाब से भर देना। प्रतिशत और ग्रेड, CGPA, परसेंट ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है खुद ही जब आप ये भरोगे। ओके, नहीं कैलकुलेट करता तो आप कैलकुलेट करके भर देना, वैसे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। अब कोर्स की अवधि कितने हैं, अब हमारी 10वीं और 12वीं तो 12 महीने की होती है, 12 12 कर देना। बाकी किसी का BSc अगर BA है ग्रेजुएशन, तो किसी का 3 साल होता है तो 3 साल के हिसाब से मंथ भर देना, 12 3 36। वरना BSc किसी ने B.Ed इंटीग्रेटेड किया है तो वो 4 साल का 48 मंथ होता है तो 48 मंथ कर देना। ठीक है, तो इस केस में इन्होंने 48 भर रखा है क्योंकि इनकी 4 साल की। अब देखो जारी दिनांक का क्या मतलब है जी। जारी दिनांक का मतलब ये है बेटा, जिस दिन आपकी मार्कशीट जारी हुई थी ना वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैं 4th ग्रेड में कौन सी लिखूँ, है ना, ये भी तो है, मतलब कि ये ग्रेजुएशन में 4 ईयर है तो इसमें मैं कौन सी डेट लिखूँ। तो इसमें आपको फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो लिख देनी है, या आपके पास डिग्री है उसकी डेट लिख दो, एक ही बात है। ओके, अब यहाँ पे आपकी PDF रंगीन स्कैन होके PDF लगती है, वो PDF आपकी 10वीं की लग जाएगी, 12वीं की लग जाएगी, और यहाँ पे ग्रेजुएशन की लग जाएगी। ओके, और देखो यहाँ पे देनी है डिग्री, वो मार्कशीट वगैरह सारी आपको दे देनी है। इसके अलग से भी ऑप्शन होंगे, डिग्री भरने के अलग होंगे। आप यहाँ पे मार्कशीट भर सकते हो, डिग्री भरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, डिग्री का ऑप्शन आगे मिलेगा आपको। ओके, ये हो गया काम। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें इतने ही स्टेप है, कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको डिटेल्स भरनी है जो भी आप फिल करना चाहें, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसका एक कॉलम आगे भी आएगा। अब इसमें थोड़ा सा और है, देख लेते हैं अपन वो। देखो एक है इसमें कि शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें टिक कर मतलब टिक मार्क कुछ वगैरह नहीं करना। इंटर्नशिप, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। और संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन, ये जो वो है आपका मेडिकल वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है, इसको कट कर दो। यदि आपके आयोग, और इसको भी कुछ नहीं करना, आपको छोड़ देना है, मतलब ये पोर्शन आपके कोई काम का नहीं है। ओके, ये नर्सिंग वालों के काम का होता है, आपके नहीं है। चलो अब आ जाता है अपना 3 नंबर पोर्शन, ये रहा एक्सपीरियंस डिटेल वाला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक्सपीरियंस मतलब होता है कि किसी भाई के पास एक्सपीरियंस है, जैसे किसी विभाग में लगा हुआ है, पहले से गवर्नमेंट सर्विस पर है, तो उसको ये देने की ज़रूरत होती है, अनुभव प्रमाण पत्र वो दे सकता है अपना, वरना आपके लिए कोई काम नहीं है, वैसे कोई नहीं देता, किसी का अनुभव है वो भी नहीं देता। ठीक है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ये आपके कोई काम का नहीं है। ओके, वैसे भी आप भरना चाहें तो नॉर्मल सी चीज़ है, संस्था का नाम देना है जहाँ पर आप काम करते थे, ठीक है, उसका पंजीयन नंबर, पंजीयक विभाग देना है, और आपने कितने महीने काम किया वो देना है। विशेष विवरण आप कुछ भी दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। अतिरिक्त सूचना, आप पद का नाम वगैरह देना चाहिए वो भी दे सकते हैं। ओके, तो इतना काम है इसमें। अब चलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। अब ये 4 है अपने पास, चौथा स्टेप आ गया भाई, और 3 स्टेप फिर और रह जाते हैं। ये अपना चौथा स्टेप है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फोटो और सिग्नेचर देना है और कुछ नहीं करना, बस अपलोड कर देना है। और साइज़ इसका 20 KB से 50 KB रहेगा, और उन डॉक्यूमेंट की साइज़ है वो आगे बात करेंगे अपन। ओके, जब आपका लिखा होगा ना ऑनलाइन आवेदन आएगा, तो जब आपकी डेट आएगी, मान लीजिए अभी वाहन चालक की आ चुकी है, उसकी कंडक्टर की आ चुकी है, 4th ग्रेड की आएगी, तो उसमें लिखा होता है प्रॉपर कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 100 KB से लेके PDF वगैरह 500 KB के बीच होनी चाहिए, वो KB लिखी होती है उसमें। ठीक है, तो ये इसमें लिखी है, लेकिन उन डॉक्यूमेंट की लिखी नहीं होगी जो आगे डॉक्यूमेंट भरने होंगे उनकी, तो ये उनकी विज्ञप्ति में मिलती है, वो देख लेना। 500 KB तक है शायद, 500 KB तक, 500 KB तक का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर मेरी मार्कशीट मिला के 500 KB से बहुत हाई जा रही है, तो उसको कंप्रेस करो, कंप्रेस करना पड़ेगा। अब देखो आगे क्या करना है, अब ये इतना काम तो कर दोगे, ये तो नॉर्मल है, फोटो सिग्नेचर हर फॉर्म में अपलोड करते हो। अब आता है एप्लीकेशन चेकलिस्ट, 5 नंबर, ये रहा। अब 5 नंबर में आपको क्या भरना होगा भाई, ये थोड़ी ध्यान से देखने लायक बात है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखो पहला दिया गया है, यदि, चलो 1 सेकंड, हाँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। यानी कि मान लेते हैं अब जो भर्ती है उसमें आपके पास 10वीं मांगी गई है,
या 12वीं मांगी गई है, कोई भी आपसे मांगा गया है, या ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री आपसे मांगी गई है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है, क्या आपने वही कर रखी है? जैसे आपसे 10वीं मांगी गई है तो क्या आपने 10वीं कर रखी है? ग्रेजुएशन मांगी है तो क्या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है? जैसे कुछ हमारा नहीं किया होता, जैसे हम अब आईटीआई करते हैं, ठीक है, अब हमसे 12वीं मांगी गई है, अब आईटीआई पास वाले को 12वीं पास माना जाता है, लेकिन उसने 12वीं का पेपर तो नहीं दिया। तो इसमें क्या करना होगा, यदि आपके पास उसके समकक्ष डिग्री है और आपने वो चीज़ नहीं कर रखी जो मांगी गई है पर उसके समकक्ष है, तो आपको उससे भिन्न किंतु समकक्ष पे क्लिक करना है, वरना इस पे करना है। तो हमारी भर्ती नॉर्मल 10वीं 12वीं बेस पर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली या उसके बाद प्राप्त की है। मतलब आपकी फॉर्म की उन दिनांक कोई भी आप ले सकते हैं कि हमारी दिनांक सर, अब मान लेते हैं कि 26 तारीख है और 8वां महीना 2025 था, कोई भी टीसी आपका जो भी फॉर्म था उसकी लास्ट दिनांक कंसिडर करना। क्या उससे पहले आपने योग्यता पूरी कर ली, यानी आपका रिजल्ट आ चुका था उस चीज़ का जो आपसे मांगी गई थी मिनिमम, जैसे आपसे 10वीं मांगी गई तो 10वीं का रिजल्ट क्या आपका आ चुका था फॉर्म डेट से पहले, या ग्रेजुएशन आपसे मांगी जाती है तो क्या ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका था आपके फॉर्म भरने से पहले? ओके, तो इसमें अगर आ चुका था तो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त क्लिक करेंगे। अगर आपने अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं की है और बाद में आपकी हो रही है, तो आप आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त में क्लियर करेंगे, पर इसमें आप फेल कर दिए जाएंगे डीवी में। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मान्य नहीं है, तो आपको इसी में रखना है, ठीक है। अब बात आती है आगे, किस चीज़ की बताओ? आगे चलें अपन, तो यहाँ पे सी पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी द्वारा, ये रहा सी पॉइंट, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी, तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक उस परीक्षा में अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में परीक्षा में सम्मिलित हुआ था? यानी आपको इस पे यही रखना है, वरना आप अगर ये करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस पाठ्यक्रम में जो आप कर रहे थे, जैसे 10वीं कर रहे थे, 10वीं आपसे मांगी गई थी, तो क्या आप 10वीं की परीक्षा में भी नहीं बैठे थे उस टाइम जब आपने फॉर्म भरा? तो वो चीज़ है ये, तो आपको यही रखना है। और फिर आता है साक्षात्कार, इसमें भी डीवी ये आपका इंटरव्यू है, इसमें भी यही रखना है, और ये भी इंटरव्यू वाला है, इसमें भी यही रखना है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन चेकलिस्ट वाला है, ये थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा लंबा, तो चलो भाई। अब आता है, ये हमारा हो गया, अब उसके बाद आएगा, देखो क्या क्या है, चलो चलते हैं। अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी से है या उससे भिन्न श्रेणी से। इसका मतलब ये है कि जब आपने आवेदन किया था, तब आपने मान लीजिए ईडब्ल्यूएस से आवेदन किया था, तो क्या आप अभी भी उसी श्रेणी से हैं या आपने श्रेणी चेंज कर दी, तो वो चीज़ इसमें भरी जाएगी, तो वो आप अपने अनुसार भर देना। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था, यानी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आवेदन कर रहे हैं, मान लेते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से, तो क्या आप आवेदन से पहले ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में थे या बाद में आए हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे भरनी होगी। तीसरा पॉइंट है, यदि आप आरक्षित श्रेणी के हैं तो क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान की दीजिए, वरना राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, इसमें क्लिक कर देना, ठीक है। टीएसपी एरिया संबंधित है ये, यदि आप टीएसपी भर्ती हेतु लागू है ये, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सारे खाली छोड़ देने हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ये अनुभव वगैरह है, और मैंने बोला था एक्सपीरियंस का पेज आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल खाली छोड़ दो इसको। अब आता है आपकी एज कैलकुलेटर, ठीक है। तो आपकी आयु का पॉइंट जिसमें आता है अभ्यर्थी की निर्धारित आयु क्या है, तो इसमें आपका जो डेट है ये रही, ये आपकी लिखी जाएगी, और तब तक आपकी एज कितनी हो चुकी है वो आपको देनी है। मतलब यहाँ पे 1 जनवरी और 2000, अभी 26 चल रहा है तो 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, तो उससे पहले उस दिनांक तक 1 जनवरी तक आपकी डेट कितनी हो चुकी है, मतलब आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, वो चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी। तो यहाँ वो दिन और माह है और वर्ष आप लिख दें। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी भर्ती पे डिपेंड करता है। अगर जैसे किसी भर्ती में 18 से 40 मांगा जाता है एज,
किसी भर्ती में 21 से 40 मांगा जाता है, तो वो आप यहाँ पे, जैसे इस भर्ती में 21 थी और अधिकतम 40 थी, तो वो आप यहाँ पे भर देना। आपके केस में 18 भी हो सकता है मिनिमम, तो 18 भर देना। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, मतलब नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा, मैंने कह दिया चेकलिस्ट वाला बहुत बड़ा पेज है। तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये जो आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं ना, उन अभ्यर्थियों के लिए है ये। तो जो जिनकी आयु पूरी है, जैसे 18 से 40 या 21 से 40, जो भी आपसे मांगी गई है एज, आप उसके अंडर है, तो आपको ये चेकलिस्ट वाले 18 पॉइंट है शायद, और इनको खाली छोड़ देना, आपको कुछ नहीं करना। यदि आप लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं सर मैं 42 साल का हूँ, मैं लाभ लेना चाहता हूँ एज का, तो वो आप एज का लाभ ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, जैसे आप मान लेते हैं जनरल वर्ग की महिला है, तो उनको 5 साल की छूट है आयु में, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही यदि आप मान लेते हैं निःशक्त है, तो आप सामान्य से है तो आपको 10 साल की छूट है, तो आप पिछड़े वर्ग से हैं तो आपको 13 साल की छूट है, तो आप इसमें क्लिक कर लीजिए जो आपका बॉक्स हो उसमें। अभी ये 18 बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे टोटल 18। अब आप बोलेंगे बीच वाले कहाँ हैं, ये 6 ही थे और ये 18 है, तो बीच वाले आ गए हैं, ये रही 6 से लेके 15 तक, ये रही 15 के बाद 15 16 17 18, ये रही। तो ये 18 है, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसमें आप कर लीजिएगा। अगर फिर भी आप किसी में रह जाते हैं, इसमें नहीं है, तो कोई अन्य में आप क्लिक करके ले सकते हैं छूट। ओके, ये चीज़ है। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है अपना मेन, सबसे मेन कॉलम, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला। अब इसमें क्या करना होता है आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अब यहाँ पे जो आपसे मांगा गया है ना, ये मांगा गया है उपाधि प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो 10वीं क्लास का मार्कशीट है वो यहाँ पे भरना है। यहाँ पे भरना है 12वीं क्लास का। ओके, यहाँ पे भरना है आपको फिर BA BCom BSc डिग्री भरनी है आपको, ठीक है। अब ये जो चीज़ आप के पास है वही भरनी है, ऐसे नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो सर आप बोलेंगे मैं कहाँ से भरूँ, जितनी आपने कर रखी है वो भर दो। अब यहाँ पे उपाधि प्रमाण पत्र दिया हुआ है किसका, MA MCom MSc। इसका मतलब ये है कि ये जो आप उपाधि प्रमाण पत्र भर रहे थे स्नातक का, ये तो था स्नातक का यानी ग्रेजुएशन का, और ये है PG, ये UG का और ये PG का, ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट है, इनकी बात करेंगे बाद में, पहले इसका बताता हूँ मैं। उपाधि का मतलब है डिग्री। और एक चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी, जो ये हमारा क्वालिफिकेशन वाला था ना, ये वाला, इसमें हमने क्या भरी थी, मार्कशीट, और मैंने कहा था डिग्री आपको आगे भरनी है, यहाँ पे डिग्री भरी जाएगी। अब आपने अगर इसमें डिग्री मार्कशीट वगैरह भर दी है और मार्कशीट नहीं भरी है, कुछ भी आपका जो भी है, तो आप इसमें भी भर सकते हैं, मार्कशीट भर सकते हैं, डिग्री भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री आपको देनी देनी है यहाँ पे। फिर आता है जारी क्रमांक व दिनांक। जारी क्रमांक मैंने आपको बता दूँ मैं, और दिनांक बता दूँ। दिनांक तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि 10वीं की जो रिजल्ट आया था, मार्कशीट आपकी जारी हुई थी, वो दिनांक आ जाएगी, इसमें 12वीं की आ जाएगी, और ग्रेजुएशन में आपकी लास्ट जो डिग्री जारी हुई है उसकी दिनांक आ जाएगी, ठीक है, या लास्ट मार्कशीट की दिनांक भी लिख सकते हो। जारी क्रमांक क्या होगा, अब एक चीज़ देखना, जो भी डॉक्यूमेंट आपका बना होता है तो उस पर जारी क्रमांक लिखा होता है एक कोने पे ऊपर या नीचे कहीं भी, ज़्यादातर ऊपर होता है, या तो इस साइड मिलेगा या इस साइड मिलेगा। अगर नहीं मिलता है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे नहीं होता है, जैसे आप मान, मैं इसका उदाहरण देता हूँ, चरित्र प्रमाण पत्र। अब आपने दो दो चरित्र प्रमाण पत्र मनवाए हैं, मान लो वो प्रिंट करवा के, तो उस पर जारी क्रमांक थोड़ी होता है। तो आपको क्या लिखना है, रैंडम कोई संख्या लिख देनी है, जैसे 0000, 4 5 संख्या लिख दें रैंडम। ओके, लिख देना है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब ये इतना पोर्शन क्लियर हो चुका है, अब आते हैं संलग्न संख्या क्या होती है। संलग्न संख्या का मतलब है कि आप कितने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 10वीं की एक मार्कशीट दे रहे हैं तो आप एक लिखेंगे। अब मैं 12वीं में भी एक है। अब यहाँ पे BSc वाले बताता हूँ, यहाँ पे आप 3 मार्कशीट हो जाती है आपकी, 3 साल की है तो, 4 साल की है 4 मार्कशीट हो जाएगी, फिर प्लस में एक डिग्री हो जाएगी तो आप 4 करेंगे। यदि आप एक डिग्री अपलोड कर रहे हैं तो आप एक ही लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप 3 मार्कशीट प्लस एक डिग्री अपलोड कर रहे हैं तो आप टोटल 4 लिखेंगे। वो चीज़ आपको लिखनी है, संलग्न संख्या वो होती है। उसके बाद आता है यहाँ पे रंगीन, आपको स्कैन करना होगा, और जो मान ली 10वीं की मार्कशीट है तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे स्कैन हो जाएगी। ये चीज़ है। अब ये बॉक्स तो आपको समझ आ गए होंगे, बारी बारी बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और ये बता देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है।
तो देखो 4 नंबर तक तो मैंने बता दिए। 5वां है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये पहले के पोर्टल है, और आजकल क्या कर दिया गया है, आपके लिखा होगा स्कूल मतलब लास्ट शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, और ये चरित्र प्रमाण पत्र के 2-3 बुक्स आएंगे, ध्यान रखना। और इसका कारण ये है कि जब पोर्टल बनाया गया था तब आपका सीधा ये एक पॉइंट ऐड कर दिया था 5वां, कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना है, पर ये नहीं मेंशन किया था कि कौन सा देना है, स्कूल वाला दें या जो 2 हमने गजेटेड ऑफिसर से बनवाए वो दें। तो बाद में इस पोर्टल में संशोधन किया गया और बाद में जोड़े गए अलग से, वो भी दिखा देता हूँ मैं, जो अलग से जोड़े गए थे। ठीक है, हाँ जी, तो ये है वो पिक जो मैं आपको दिखा रहा था। बीच में मुझे वीडियो कट करना पड़ा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि ये फ़ोटो लैपटॉप में थी, वहाँ से इसको उठा के लाया हूँ अब। तो इसमें देखो, इसमें सारा है आपका जो न्यू अपडेट हुआ था ना, पोर्टल को दोबारा बनाया गया था, जैसे मैंने बताया आपको कि पोर्टल दोबारा बनाया गया था, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें छोड़ दी गई थी, पूरी नहीं ली गई थी, इसलिए इसको दोबारा बनाया गया था। तब इसमें क्या है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ तक तो मैंने बता दिया था आपको 4 नंबर तक, 5 नंबर की बात चल रही थी चरित्र प्रमाण पत्र की। तो अभी ये ऑप्शन क्या है कि आगे भी चरित्र प्रमाण पत्र का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, बिल्कुल, जो आपका कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, स्कूल का, वो लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनओसी, ये गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए है। ठीक है, आपके लिए नॉर्मल जो कैंडिडेट है उसके लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए। मूल निवास आपको पता ही है, वो देना है, ये चीज़ मैंने बताई रखी है। मूल निवास आपका ऑनलाइन फैच होगा, ये देखो फैच ऑप्शन रहा, ऑनलाइन फैच होता है मूल निवास, जो आपका नया बन गया उसी को फैच करेगा ये। ठीक है, ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। जाति प्रमाण पत्र ये रहा, ये भी फैच होगा आपका ऑनलाइन, और ये मैंने आपको बताया भी था ऑनलाइन फैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन फैच होगा ये जाति प्रमाण पत्र भी आपका। उसके बाद बात करें तो आगे आता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट मैरिज वालों को देना है, पता है आपको। अटेस्टेशन फॉर्म जो मैंने आपको कहा था 2 पेज का एक फॉर्म है, वो आपको भरना है, मैंने भरना भी बताया है, उसकी वीडियो बना रखी थी। वो फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, और इस पे स्टार मार्क है, स्टार मार्क का मतलब है नेसेसरी है, आप इसको भरे बिना आगे नहीं जा सकते। उसके बाद आता है 11 नंबर पॉइंट, 2.5 लाख से कम आय का प्रमाण पत्र। ठीक है, जिनका 2.5 लाख से कम है आय, वो प्रमाण पत्र दे सकते हैं, नेसेसरी नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शनल है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, इसका मतलब है यदि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, वो दे सकते हैं आप। उसके बाद आता है जैसे RSCIT वगैरह कर रखे हैं ना किसी ने, तो वो दे सकता है यहाँ पे। स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट, ये आपको पता ही है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट देना है। हस्तलिखित क्या होता है जी? हस्तलिखित एक फॉर्मेट है जो भी सर आपके परिचालक भर्ती के लिए जारी हुआ है, 4th ग्रेड के लिए जारी होगा, और वाहन चालक के लिए भी जारी होगा। तो ये अलग अलग भर्तियों के हिसाब से जारी होते हैं, जैसे अभी 3 भर्ती रनिंग में मैंने आपको बताई चल रही है, वैसे अलग अलग भर्तियाँ चलती रहती है, उनके लिए अलग अलग जारी होते हैं। तो सिंपल आपको प्रिंट करवा के हैंड से लिखना होता है, हिंदी और इंग्लिश में, जो आपने CET का फॉर्म भरते टाइम लगभग दिया होगा, जो आप हिंदी और इंग्लिश में लिखते हैं ना, आजकल एग्ज़ाम भी देते हैं तो भी नीचे लिखवाते हैं वो, मैं मेरा रोल नंबर ये है वगैरह वगैरह, तो वो वहाँ पे साइन करके वो प्रिंट आपको यहाँ पे देना होता है। ठीक है, आगे शपथ पत्र किस चीज़ का है? ये शपथ पत्र का कॉलम जो है ये नेसेसरी है, इसका मतलब होता है ये जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र है। और एक चीज़ और बता दूँ, जब ये पहले आया था ना, तो ये शपथ पत्र जाति के लिए था, कि आपका जो मैंने बताया था जाति जिसका पुराना होता है उसके साथ एक एफिडेविट लगता है। पर इन्होंने बाद में जब पोर्टल को दोबारा बनाया, तो इन्होंने क्या किया, जो ऑप्शन थे वो तो वैसे ही थे, लेकिन नए और बना दिए। तो इन्होंने जाति शपथ पत्र के लिए अलग से कॉलम बना दिया बाद में। तो आपको जाति शपथ पत्र EWS OBC और MBC ये इसमें देना है। ठीक है, लेकिन इस शपथ पत्र में क्या भरें, क्योंकि इसमें रेड डॉट है, और रेड डॉट आप क्लियर करे बिना आगे नहीं जा सकते। तो इसमें आप अगर आपके पास कोई एफिडेविट है, जैसे नाम वगैरह का आपने एफिडेविट बनवा रखा है कि मेरा नाम गलत है या कुछ भी, अलग से कोई एफिडेविट है तो वो डाल सकते हो। अगर आपके पास अलग से नहीं है, तो आप क्या करो, ये जाति वाला ना, ये सेम का सेम इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इसको भरे बिना आगे नहीं जा सकते। अब आता है जी बच्चों का घोषणा पत्र, और ये बच्चों का जो घोषणा पत्र है ये आगे भी आपको मिलेगा, आगे नहीं मतलब रेड डॉट मिलेगा इस पे, और आपको ये भरना ही पड़ेगा सभी को, अविवाहित हो विवाहित हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास बच्चे 0 हैं तो 0 का भर दो,
आपको ये बनाना पड़ेगा। और आपका परिचालक भर्ती का तो जारी हो चुका है, बाकी आने वाली भर्तियों का जारी होता रहेगा, तो उनका ये है, यहाँ पे भर देना वो। अब इनमें जो क्रमांक होते हैं ना वो 000 ही लिखने होते हैं, क्योंकि इनका कोई क्रमांक ही नहीं होता। अब घोषणा पत्र है उसका क्रमांक थोड़ी होगा, तो वहाँ पे 00 रैंडम कोई संख्या लिख देना, 1 2 तो 5 5 5 कुछ भी लिख दो। दहेज धूम्रपान निषेध पत्र शपथ पत्र क्या होता है, दहेज और धूम्रपान का चाहिए होता है आपको। बाकी यहाँ पे धूम्रपान निषेध ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं। बाकी दहेज का तो लग ही लगेगा, दहेज का तो आपका देना होगा। और धूम्रपान का भी आप, अगर आपका उसमें जारी होता है ना लिस्ट में, जब डॉक्यूमेंट की लिस्ट आती है तो उसमें जारी होता है, तो आपको धूम्रपान का भी देना पड़ेगा। राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र, अब देखो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए मैंने कॉलम बताया था आपको ऊपर वाला, और मैंने ये भी कहा था इसके अलग अलग कॉलम भी है। तो 20 नंबर और 19 नंबर पॉइंट पढ़ लो। अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, और तीनों का कॉलम यहाँ दिया गया है, 2 तो यहाँ आ जाएंगी, और एक जो अंतिम संस्थान वाला है जो मैंने कहा था ऊपर आप भर सकते हो, आप उसको इसमें भी भरोगे, क्योंकि इस पे रेड डॉट है, उस पे रेड डॉट नहीं था, वो आप खाली भी छोड़ सकते थे, लेकिन इसमें आपको भरना पड़ेगा। ओके, और आपने ऊपर भर दिया है तो आप यहाँ भी भरना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। फिर आता है आगे धोखाधड़ी शपथ पत्र। ये क्या होता है, ये अगर आपकी भर्ती में जारी किया जाता है ना, तो आपको भरना होता है, वरना नहीं भरना होता। अब एक पत्र होता है उसमें, नाम बता देता हूँ मैं आपकी परिचालक भर्ती के लिए। सामान्य घोषणा पत्र नाम से एक पत्र है, सामान्य घोषणा पत्र, वो आपको यहाँ पे धोखाधड़ी वाले में फिल करना है। ठीक है, एक भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि अगर आप जैसे किसी भी भर्ती को मतलब विडो कैटेगरी से दे रहे हैं, या कुछ भी स्पोर्ट्स कैटेगरी से दे रहे हैं, स्पोर्ट्स का तो आ गया जैसे, या आप एक्स सर्विसमैन हैं वैसे दे रहे हैं, तो आप किसी स्पेशल चीज़ की छूट लेकर उस कैटेगरी से पेपर दे रहे हैं उस भर्ती के लिए, तो वो आप प्रमाण पत्र यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अब विडो है, उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट हो गया, और पुनर्विवाह ना करने का एफिडेविट हो गया, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये एक विडो के लिए कंडीशन बताई मैंने, सेम तलाकशुदा या एक्स सर्विसमैन, उनका कोई भी प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब ये आय प्रमाण पत्र है, अब आप बोलेंगे आय प्रमाण पत्र फिर से आ गया, क्योंकि 2.5 लाख से कम इनकम का आया था ना, तो ये वही सेम बात जो मैंने बताई कि इन्होंने जब पोर्टल बनाया तो पहले जितने थे ना आय प्रमाण पत्र, इन्होंने बोला देना है, तो ये देना किसको है, 2.5 लाख से कम। फिर इन्होंने 2.5 लाख से कम का ऑप्शन बनाया, लेकिन जो ऑप्शन बन गए थे ना उनको हटाया नहीं गया, वो सेम कुछ सेम थे। तो यहाँ पे आपको या तो इसको खाली छोड़ देना, आय प्रमाण पत्र आपने ऊपर डाल दिया, नहीं तो आप इसमें दोबारा फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे क्या है, आगे ये है जी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट तो नेसेसरी नहीं है। जैसे आप वाले में अगर हेल्थ सर्टिफिकेट आपकी भर्ती में मांगा जाता है तो आप दे दीजिए, नहीं मांगा जाता तो आप मत दीजिए, क्योंकि ये आपके ज्वाइनिंग के टाइम पर भी मांगा जाएगा। तो अगर आपसे मांगा जाता है तो आप बिल्कुल दीजिए, और मैं तो कहता हूँ दे देना चाहिए। ठीक है, दे देना चाहिए। आय में छूट प्रमाण पत्र, अब आयु में छूट प्रमाण पत्र, आय नहीं आयु में, यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो उसका मतलब विशेष कैटेगरी से, जैसे आप विडो से अप्लाई कर रहे हैं और आप छूट लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल दें, जैसे कि मैं इसमें छूट चाहता हूँ 2-3 साल की एज की जो भी है। आय प्रमाण पत्र है अन्य, आय नाम आ रहा है बार बार। अन्य प्रमाण पत्र का मतलब ये है जो भी आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है, मतलब ये जितने बॉक्स हैं उसके अलावा हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारे नाम में मिस्टेक था या कुछ और था। एक चीज़ है आधार कार्ड, आप सोचेंगे आधार कार्ड यहाँ नहीं है, आधार कार्ड आगे अपलोड होगा, अभी नहीं होगा उसमें, और उसका नंबर लगना है सिर्फ आधार कार्ड का। देखो उसमें क्या है कि जो डॉक्यूमेंट आपके बच गए वो इसमें डाल दो अन्य में, जो भी बच गया, जैसे कोई सर्टिफिकेट कोई एफिडेविट बच गया तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। या रह गया, हमारे हमसे भूल भी तो होती है ना ऊपर की, हमने नहीं भरा, यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वो। तो भाई ये अपना लास्ट स्टेप आ जाता है अब, क्योंकि हमने जो आपको मैंने स्टेप बताया वो लास्ट स्टेप ये था क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला, जो हमने डॉक्यूमेंट भरे। अभी लास्ट स्टेप है अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, और अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन तो भरना था, वो आपने वहाँ लगा दिया इसमें, अब आपको ऑनलाइन भी भरना होगा। अब वो कैसे भरना है, सेम वही चीज़ रहेगी आपकी जो पहले थी उसमें। जैसे ये नॉर्मल एड्रेस है, ये आप भर लोगे, मैं बार बार बताऊंगा, वीडियो लंबा ही हो रहा है। ठीक है, कोई तुक नहीं है इस चीज़ का, एड्रेस भर लेना। उसके बाद आता है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये फिर एड्रेस है। ठीक है, फिर से आपका एड्रेस है,
मतलब अगर आप 5 साल में, पिछले 5 साल में अगर आप कहीं रहे हैं बाहर, तो वो एड्रेस आप भर सकते हैं। वैसे इसको ना भरें, मेरे हिसाब से ये छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आती है आपकी फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में आपको थोड़ी सी डिटेल भरनी होगी। आपके घर में जो फादर हैं, मदर हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। कैसे भरनी है, उनका नाम भरना है और उनकी नेशनलिटी, ठीक है। मतलब आप भर सकते हैं जैसे इंडियन है या आप यहाँ पे वो भरेंगे। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म स्थान। फिर उनका व्यवसाय क्या है, काम क्या करते हैं वो। फिर उनका पोस्टल एड्रेस आएगा, फिर परमानेंट एड्रेस आएगा। तो ये चीज़ें, ये 2-3 आप जो भी आपके घर में है उनके भर सकते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप इसमें चल रहा है, क्या चलेगा बताओ। यदि आपके कोई बच्चे हैं, अगर वो मतलब बाहर कंट्री में पढ़ रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं आपके इस पे नीचे। देखो क्या रह गया अब इसमें। इसमें ये रह गया कि यहाँ पे आपको आधार आईडी देनी है, ठीक है। जैसे आधार कार्ड का क्रमांक जो मैंने आपको बोला था, आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा आपसे, सिर्फ वो देना है। नेशनलिटी यहाँ पे आप देंगे बिल्कुल इंडियन, और डेट ऑफ बर्थ आप देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्रेजेंट एज एज जो एडवर्टाइज नॉर्म है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपकी विज्ञप्ति तक एज कितनी है, वो आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी 10वीं तक, जब 10वीं आपने पास की तब तक आपकी एज कितनी थी, वो आपको यहाँ पे देनी होगी। ओके, नॉर्मल सी चीज़ थी ये। उसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वही देना है जन्म स्थान। भाई मैंने आपको कहा था, शुरू में कहा था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, एड्रेस तो आपसे इतना भरवाएगा, इतना भरवाएगा, पूछो मत। अब वही सेम एड्रेस देना है, इसमें कुछ नहीं करना। और डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा कुछ दे देना। अब जो इसमें ये लिखा है कि आर यू ए मेंबर, रिलीजियन आपको हिंदू बनना है, यहाँ पे ध्यान रखना, हिंदू। आगे आता है आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, यानी आप SC ST से हैं तो यस और नो फिल करना है आपको यहाँ पे। तो एक सिलेक्ट करना, अगर SC ST से हो तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है कि यदि आपने जो, हाँ वो डिटेल्स है जो मैंने आपको बताया था अटेस्टेशन फॉर्म में, याद होगा आपको, आपने भरा था 15 साल के एज के बाद आपने जो भी डिग्री की है, जैसे हमने 12वीं करी है मान लो, और उसके बाद हमने ग्रेजुएशन कर ली, तो वो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। और सेम डिटेल है, उसका कॉलेज का नाम आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर उस कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर उसका पिन कोड आएगा कॉलेज का, और फिर डेट ऑफ एंट्रिंग, मतलब आपने कब प्रवेश लिया था और कब आपने छोड़ा था उसको। तो जैसे हमने 12वीं किया मान लीजिए, तो 12वीं में 1 जुलाई तो डेट लिख दो एंट्री की। और पास आउट जब भी किया वो लिख दो आप, आपकी जब 12वीं की मार्कशीट रिलीज हुई थी वो डेट 12वीं की मार्कशीट में मिल जाएगी, वो डेट यहाँ पे लिख देना। सेम ग्रेजुएशन में रहेगा, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है मान लो, या 4 की, तो वो उस हिसाब से आप फिल कर देना। एक चीज़ और, ग्रेजुएशन की 1 से 1 साल फिल नहीं करनी है आपको, तीनों चारों साल एक साथ ही फिल करनी है, ठीक है। तो वो एग्जामिनेशन पास है तो PASS लिखेंगे आप इसमें, फेल तो है ही नहीं कोई, पास ही है। देखो आगे, आगे क्या लिखा है इसमें। यदि आपने कहीं वर्क किया है तो वो डिटेल भरनी है, तो ये आपको खाली छोड़ देनी है, कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं अपन। आगे ये आता है, ये जो कोर्ट कचहरी वालों का है उनका है, आपके काम का नहीं है, छोड़ देना इसको, ठीक है। जिस पे केस वगैरह है उसके काम का है, बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब आता है जी, ये ऊपर वाला सेम वही है यहाँ तक, तो कोर्ट कचहरी वाला। अब आगे क्या आता है देखो, इसमें आपको 2 गवाह के नाम देने होते हैं, जो आप अटेस्टेशन फॉर्म में देते हैं, मैंने आपको बताया था 2 गवाह देने होते हैं। वो 2 गवाह आप इसमें फादर या किसी को दे सकते हो, फादर नहीं मतलब आस पड़ोस के भाई बहन, उनको दे सकते हो, ठीक है। आगे आता है, और हाँ एक चीज़ और सेम देना है जो आपने अटेस्टेशन में दिया था ना, उसमें कौन सा अटेस्टेशन, जब आपने फिजिकल अटेस्टेशन भरा था उसमें 2 नाम दिए थे, वही 2 नाम यहाँ पे सेम देने हैं, ओके। तो ये था। इसके बाद जब आप ये फॉर्म यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, जब आप इसको फाइनल सबमिट करोगे तो आपकी 100 रुपये की फ़ीस कटती है ऑनलाइन, वो फीस कट जाएगी और आपका फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थी वीडियो, पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक चीज़ और, पेमेंट कभी कभी आपके, अगर आपके खाते से कट गई है तो इसमें एरर दिखा देता है कि हमारे पास पेमेंट नहीं आई,
तो उस चीज़ का इशू मत करना, वो सब कुछ हो जाता है, भरा जाता है, उसको 48 घंटे बाद आप देखोगे सही मिलेगा आपको। लेकिन आपके खाते से अगर पेमेंट कट चुकी है, इसका मतलब वो हो चुकी है। कोई एरर वगैरह आए तो वो साइट का एरर होता है, आपका नहीं होता, क्योंकि ये आया है और मुझे पता है, फेस किया है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट में आता है। लेकिन फीस ही अगर आपके खाते से नहीं कटी है तो आपकी तरफ से एरर है। कट गई तो मान लो सही है। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।